हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ मार्क्स अकेडमी की तरफ से आपके लिए चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का आम्ल क्षारक अम्ल। दोस्तों, मैंने आपका पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, तब हम लोग ने जाना था कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, रिएक्शन कैसे करते हैं। जो रिएक्शन है दोस्तों, मैंने बहुत अच्छा से समझाया हुआ है, ऊपर में रिलेट करके समझाया हर एक रिएक्शन को कैसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो। और मैं जब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट मैं कर दूंगा, तब मैं आपका इसका नोट्स का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप लोग वहाँ पर जाकर मार्क्स अकेडमी सर्च कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सभी अम्ल क्षारकों में क्या समानता है। जैसे देखो, किसी न किसी उसमें कुछ कुछ सिमिलरिटीज होती है, समानताएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन हाईलाइट कर करके बता रहा हूँ। तो इसमें देखा होगा आप लोगों ने कि इससे पहले हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा है कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। चैप्टर 2 में मैंने लिंक दिया हुआ है, लेक्चर 2 में, कि अम्ल गैस उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो इससे पता चलता है कि सभी हम अम्लों में हाइड्रोजन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अम्ल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो H+ आयन देता है, तो इससे पता लगा जाता है कि वो अम्ल है या क्षारक है। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करेंगे कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्ल अम्लीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, ये जो है यहाँ पे किया हुआ एक्सपेरिमेंट। तो अम्ल की उत्पत्ति में बल्ब जलने लगा। जैसे कि चित्र देखिए दोस्तों, जो अम्ल होता है, मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो होता है कंडक्टर होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। उसमें से जो है आपका विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है दोस्तों, H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होने के कारण। देखिए दोस्तों, तो अम्ल के उपस्थिति जैसा कि चित्र 2 पर देखिए, यहाँ पे दोस्तों ऐसा ऐसा आया है, बैटरी लगा हुआ है, स्विच ऑन कर रहे हैं, बीकर है, कील है, यहाँ पे कील कंडक्टर कोई चाहिए, उससे धारा निकलेगा। ये अम्ल विलयन लिया हुआ है, उसका रबर का कॉर्क, ये कॉर्क में लगाया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो चित्र परंतु ग्लूकोज तो बल्ब जलने लगा। जैसे ही ये धारा का प्रवाह की हुआ दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो ये बल्ब जलने लगा। ठीक है, तो परंतु आप ये देखेंगे ग्लूकोज में अल्कोहल का विलयन विद्युत का चलन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आता है। ठीक है दोस्तों, ये अम्ल ही है, पर ये जो विद्युत का चलन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अम्ल का चालन नहीं करते हैं। ये ग्लूकोज एम अल्कोहल विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं करते हैं। ये वाला जो देखिएगा जो एक डायग्राम है, डायग्राम जो है दोस्तों, इसमें आपका नाम आता है। मैंने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चन है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको ये भी डाल दूंगा कि किस चैप्टर से कैसा कैसा फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो बल्ब के जलने से क्या पता चला दोस्तों कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, विद्युत धारा जा रहा है तब ना बल्ब जल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं उपस्थित आयनों के द्वारा होता है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है, इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। ठीक है, आयनों के द्वारा होता है। तो अम्ल आयन क्या होता है, जिसमें ये होता है, तो अम्लों में धनायन H+ आयन और ऋणायन HCl। तो HCl में कौन सा ऋणायन आयन हो, तो Cl-। HNO3 में कौन सा ऋणायन आयन है, NO3-। CH3COOH में OH है। ठीक है दोस्तों, ये सब इसमें ऋणायन है, चूंकि अम्ल में उपस्थित H+ आयन धनायन आयन है। इससे ज्ञान होता है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल में H+ आयन के होता है, तो इसी कारण गुणधर्म अम्लीय होता है। समझ गए दोस्तों? कमेंट में बताइएगा दोस्तों अगर जहां आपको कमी लग रही होगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या निष्कर्ष करता है, तो प्रैक्टिकल तो आप लोग को दोस्तों कॉलेज में कराया जाता होगा, स्कूल में कराया जाता होगा। अब देखिए जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का क्या होता है। तो जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का क्या होता है, जलीय विलयन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आप देखिएगा, एक स्वच्छ हम शुष्क प्रणाली। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये जो प्रणाली, ये वाला जो ये चीज जो है, ये वाला,
दोस्तों इसको हम लोग प्रखनली बोलते हैं। ये देखिए ये वाला जो है प्रखनली है, ये दोनों प्रखनली है, ठीक है। एवं चित्र के अनुसार उपस्थित है। 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए, वो लोग लिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। प्रखनली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है दोस्तों। वो पॉइंट पॉइंट करके रिप्लेस से गिराया जाता है। देखिए यहाँ पे गिरा रहा है दोस्तों ये। इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखी तथा नम्र नीले लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है दोस्तों? अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए होता है। वो कलर अपना चेंज कर देते हैं, यहाँ से पता चलेगा कि वो अम्ल है या क्षारक है। गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है? उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर क्या निकल सकता है? शुष्क HCl गैस और HCl विलयन क्या निकल रहा है? तो आप लोग वहां करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा दोस्तों। तो इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl में अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों HCl जो है H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? H3O+ आयन बना रहा है और ClS निकल रहा है। तो जल के अनुपस्थिति में HCl अणु में H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। इसमें भी दोस्तों जो है H+ आयन पृथक नहीं हो रहा, अलग नहीं हो रहा है। अब देखिए जो HCl को जो H2O के साथ रिएक्ट किया है H3O बना, अब H3O को फिर जल के साथ रिएक्ट कराइए। देखिए हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन जो किसी भी साथ तो बॉन्ड करके रहता है दोस्तों, ये जल के अणु के साथ मिलकर रहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ आयन हाइड्रोनियम आयन H3O से दर्शाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए H+ आयन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, इसको हम लोग जल के साथ रखते हैं। और H3O हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं। इसमें ये भी जिसमें होगा वो अम्लीय होता है। अम्ल जल में H3O तथा H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है। अम्ल जो है जल में H3O, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लिए हैं अम्ल, ये क्या है? HCl क्या है? अम्ल है दोस्तों, ठीक है। और ये प्रदान कर रहा है आपका H3O तथा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखिए NaOH को H2O के Na+OH हुआ, KOH को H2O के साथ रिएक्ट करवाएं तो KOH+OH- हुआ। तो क्षारक जल में OH- आयन प्रदान करता है। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। देखिए दोस्तों बहुत लड़कों को नहीं पता होता है कि क्षारक और क्षार किसे कहते हैं, और ये बहुत कंपटीशन लेवल में भी आपका MCQ क्वेश्चन में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्षारक, देखिए तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि OH आयन जो माइनस आयन होगा वो क्षारक कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं, समझे दोस्तों। जो जल में घुलेगा, जैसे जल H2O घुलनशील क्षारकों, जैसे NaOH को जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं, समझे दोस्तों आप लोग। ये सब जो आप लोग को बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा दोस्तों। बुक रीडिंग करने से क्या होगा, मैं आपको यहाँ से समझाते जा रहा हूँ, एक बार आप लोग वीडियो देखने में बुक को रीडिंग जरूर कीजिएगा। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वाता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक में क्या होता है दोस्तों? उसमें जंग लगने की आवश्यकता माने कि होल लग जाता है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि हानिकारक होता है। कोई भी दोस्तों आप लोग प्रैक्टिकल में जाइए, कहीं भी जाइए, तो आप लोगों को किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं छूना चाहिए या ना ही टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट तो कोई भी नहीं करेगा, बेवकूफ़ी होती है ये। अतः हम सब जान चुके हैं कि अम्ल H+ आयन तथा सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था दोस्तों कि ये सब जो अम्ल जो है जल में H+ और क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीकरण अभिक्रिया निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते। देखिए अब उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके जब लवण एवं जल का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है। एक एग्जाम्पल दीजिए, अरे देखिए याद रखिएगा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए HX + MOH MX + HOH बनाए, मैंने ये दिखाया कि कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगे चेतावनी के चिन्ह, ये चेतावनी का है दोस्तों, ये साइन होता है ना जैसे। तो जल में अम्ल या क्षारक घोलने के प्रति उष्मा क्षेपी होती है। उष्मा माने कि क्षेपी माने क्या? उष्मा शोषी होता है, उष्मा क्षेपी होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 में सब करा चुका हूँ पूरा कंप्लीट, तो जरूर जाकर देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट पढ़िएगा तब आपको सेकंड घुसेगा दिमाग में।
ठीक है। घुलने की प्रक्रिया को अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब दोस्तों अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा वो देता है, निकलता है। जल में शांत नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक अम्ल क्या HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या H2SO4 को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सतत धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे दोस्तों तो ये सब प्रिकॉशन बोलते हैं, सावधानी। तो अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर अम्ल छिटका तो बहुत ही पावरफुल ये सब अम्ल है, आपको बहुत खतरा नुकसान पहुंचाता है, शरीर को जला सकता है। और जल को लगातार हिलाते रहना चाहिए। क्यों हिलाते रहना चाहिए दोस्तों? इसका एक रीजन है, क्योंकि अम्ल जो है वो अच्छी तरीके से जल में घुल जाए। ठीक है, मिलाते रहना चाहिए। शांत अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रित अपसलित होकर बाहर निकलता है तथा आप जल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब बताया। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। हाँ दोस्तों, जो हीट होता है, जो अत्यधिक मात्रा में हीट निकलता है, तो वो जो बीकर होता है उसको बीकर बोलते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको प्रखनली, वो टूट सकता है। केन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह वहां पे आपको दिखाया गया था। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ और OH- के प्रति इकाई आयतन में कमी होती जाती है। देखिए दोस्तों, जब अगर जल में हम लोग अम्ल या क्षारक मिलाएंगे तो आयन की सांद्रता में कमी होती जाती है। H3O+ और OH- की कमी होती जाएगी। इस प्रक्रिया को तनुरण कहते हैं। हम क्षारक तनुकृत होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आता है कि पूछेगा कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में क्या होता है, तो प्रति आयतन में कमी होती जाती है। जितना हम लोग मिलाते जाएंगे उसमें दोस्तों जल में अम्ल या तो उसकी सांद्रता में कमी होती जाती है। इसे तरुण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भी है। ठीक है, अब हम लोग देखें अम्ल क्षार कितने प्रबल होते हैं। प्रबल हो कहते हैं तो हम जानते हैं कि अम्ल क्षार को सूचन एवं अम्ल का अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। H+ आयन का प्रदर्शित हम लोग करते हैं दोस्तों। तनुरण के बारे में हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। विलयन उपस्थिति जांच करते हैं। आप ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन अम्ल क्षार कितना प्रबल होता है। अब इससे प्रबल होने के लिए भी एक दोस्तों पैमाना होता है। हर एक चीज का पैमाना बनाया जा चुका है। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको जानने के लिए हम स्वार्थिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, को प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। आता है दोस्तों, ये भी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आता है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, या फिर इसे डिफाइन कीजिए, क्या होता है पीएच स्केल? इसे पीएच में पी सूचक है, पी सूचक है पुसार्स, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, माने कितना पावरफुल है। और पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से लेकर 14 तक, 14 तक अधिक क्षारीय को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारकों को दर्शाते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन H+ आयन, देखिए हाइड्रोजन माने H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ इस डायग्राम में समझाऊंगा। ठीक है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। देखिए दोस्तों, ये कंपटीशन में, एग्जाम में, बोर्ड में, कहीं भी स्कूल टेस्ट में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 207 होता है। यदि किसी पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, देखिए दोस्तों ये 0, 7, 14, अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय विलयन। देखिए दोस्तों, ये जो एरो जो है यहाँ से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इधर जाते हैं तो ये जो है सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे, देखिए इधर अगर हम बढ़ते जाएंगे तो इसकी क्षारीयता बढ़ते जाएगी और अम्लीयता घटते जाएगी। ठीक है, तो 7 से अधिक और बढ़ता है तो OH आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। अगर इधर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए इधर हमने बढ़ा है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोग को। अगर हम इधर किसी तरफ बढ़ रहे हैं, किसी जगह पे पहुंचना है, तो अगर हम इधर बढ़ रहे हैं, तो इधर की चीज तो कम होती जा रही है, इधर बढ़ रही है, तो इसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है। OH की सांद्रता जो है बढ़ती जा रही है, मानो OH की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसके तरफ तो घट रहे हैं। ठीक है, यही बताता है दोस्तों, इन क्षार की शक्ति बढ़ती जाती है। पार्थिव सूचक, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि किसी पीएच का मान अगर 1 है और
और 6 है, तो इसमें से कौन दोस्तों सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा? मान लीजिए 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से पूछेगा कि कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, तो कौन सा? देखिए दोस्तों, बढ़ती हुई अम्लीय विकृत, तो हम लोग जानते हैं कि जिस अम्ल का अगर पीएच मान सबसे कम होता है, पीएच मान मतलब 1 2 3 4 5 6 7 के अंदर में होता है, अगर कम है तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है, सबसे ज़्यादा अम्लीय है। क्योंकि अगर दोस्तों हम इधर उधर बढ़ते जाएंगे इधर, तो H प्लस आयन, इधर H प्लस आयन की सांद्रता घट रही है और OH की बढ़ रही है। तो 1 जो है 2 से ज़्यादा शक्तिशाली है, जो 2 है वो 3 से ज़्यादा शक्तिशाली है, 4 जो है वो 3 से ज़्यादा शक्तिशाली है दोस्तों, ठीक है। इस तरह सोन आगे तक जाते हैं। और जब पूछेगा कि 7 और 14 में से कौन सबसे ज़्यादा क्षारीय है, तब इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग जान रहे हैं कि इधर बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ते जाती है, वो और ज़्यादा क्षारीय होते जाता है। तो उसका मतलब है कि 14 जो है 14 वो 7 से ज़्यादा पावरफुल क्षारक होगा। समझे दोस्तों? यही जो फिगर है बहुत समझना जरूरी है। और जो 7 जो होता है उदासीन होता है। देखिए ये फिगर को आप लोग कॉपी में ड्रॉ करके समझ के अच्छे से करिएगा। देखिए H प्लस आयन के साथ रहता है, इधर जाने से बढ़ती है, इधर जाने से घटती है। आपको बताया जो, तो एक बार वीडियो को रिमाइंड कर करके देखिएगा दोस्तों बार बार। ये सब आप लोग कीजिएगा, ये सब आप कर सकते हैं अगर और ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है तो। कितना होता है नेट में सर्च कीजिए। देखिए जठर रस, अब ये अम्ल है, यहाँ कहीं है क्या जठर रस दोस्तों? देखिए जठर रस का जो पीएच मान है लगभग 1.2 यहाँ बोल रहा है, 1.2। तो ये जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय है। अम्लीय है किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। नींबू का रस से ज़्यादा अम्लीय जठर रस है, ठीक है। तो और ये सबसे इम्पोर्टेंट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, और रक्त का भी, तो 7.4 ये सब आता है दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये सब जो है आपका पूछा जाता है कंपटीशन में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब सही बात है। वीडियो को लास्ट तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अगर देखा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के तुलना में, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा क्षारीय होगा दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। मैंने बताते इधर जाएंगे तो ज़्यादा क्षारकीय होते जाएगा, और इधर जाएंगे तो ये ज़्यादा अम्लीय होते जाएगा। जैसे जैसे अगर हम इधर से जा रहे हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता घटेगा और OH की बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप लोग ले सकते हैं यहाँ से, समझ सकते, लिखते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों। हाँ, तो अम्ल क्षारकों की शक्ति का H प्लस आयन OH की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। यदि हम सांद्रता का हाइड्रोगोलिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे कि मोलर विलयन है, तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वालों को देखिए, मैंने आपको बताया था, जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता होगी वो प्रबल अम्ल कहलाता है, और जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी वो दुर्बल अम्ल। तो सबसे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे प्रबल अम्ल का नाम बताइए। आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, तो कमेंट में बताइएगा। सबसे प्रबल अम्ल जो होता है वो HCl होता है। और बोलेगा सबसे दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ऐसे ही होता है सबसे प्रबल क्षार, प्रबल और दुर्बल क्षारक पूछ सकता है। तो सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है दोस्तों? NaOH, KOH ये सब होता है, ठीक है। और प्रबल क्षारक पूछ सकता है KOH2, ये सब आप लोग बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों जो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका PDF और MCQ टाइप क्वेश्चन का आपको PDF बना के वहाँ सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।